आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष के सिलेबस में हम अभी कर रहे हैं नव पदार्थ पुस्तक और उसमें चल रहा है अजीव तत्व। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें अगर कोई जिज्ञासा अवशेष है तो पहले वे पूछ लें। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जी पार्ट में 37 क्वेश्चन नंबर में उसके आंसर में दिया हुआ है। क्वेश्चन है द्रव्य जीव को विस्तार से समझाइए। तो उसमें एक लास्ट लाइन है, यानी जो अहेतुगम्य अज्ञेय अदृश्य प्रतिष्ठान व संस्थान रही है। प्रतिष्ठान का अर्थ क्या होगा? एक मिनट, कहाँ आ रहा है ये, कौन से पॉइंट में? 37 में क्वेश्चन नंबर 37 का पेज नंबर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर नंबर कितना 37 है? पेज नंबर 29। जी पॉइंट नहीं, ये ऊपर में ही है, फर्स्ट नंबर पॉइंट से ऊपर ही है। ओके। भूमिका में ही है। प्रतिष्ठान का मतलब हो गया प्रतिष्ठित किया गया, जो प्रतिष्ठित किया गया वो प्रतिष्ठान। ओके ओके, थैंक यू सर। और एक नेक्स्ट पेज पर और है, क्वेश्चन नंबर 38 का लास्ट पैराग्राफ आंसर में संवर निर्जरा और निर्जरा की करनी आदरणीय है। निर्जरा और निर्जरा की करनी को हम कैसे एक मिनट डिफाइन वापस करेंगे? बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट पैराग्राफ संवर निर्जरा और निर्जरा की करनी आदरणीय है। हम्म निर्जरा और निर्जरा की करनी मतलब निर्जरा के जो 12 भेद है और उसको जो अप्लाई करना है, उसे हम करते हैं, उन दोनों को अलग अलग माना गया है। हाँ देखिए, निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का निर्जरित होना निर्जरा है। ठीक आत्मा है। की आंशिक उज्ज्वलता वो निर्जरा है। और ठीक है। निर्जरा किस क्या करने से निर्जरा होती है? तो निर्जरा की करनी, जैसे उपवास किया तो उपवास हो गई निर्जरा की करनी। और अच्छा निर्जरा ठीक कैसे है। हो गई? हमारी आत्मा शुद्ध बनी। ठीक है सर। और एक अजीब पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में कंप रूप अवस्था, कंप यानी कंपन से रिलेटेड हो गया। एक मिनट हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। अरे वो फोन पर बात कर रहे हैं शायद सर। अच्छा। ओके। हाँ हाँ सॉरी, आप प्रश्न अपना कंटिन्यू करें। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 अजीब पार्ट में हम्म पेज नंबर 50 पर एक लाइन है लास्ट पैराग्राफ में, फिफ्थ नंबर लाइन। जीव ऐसे अनेक प्रदेशों का स्पर्श करता है, इसलिए जीव का कायित्व सिद्ध होता है। इसे थोड़ा हम्म समझाइए ना। देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है? धर्म अधर्म आकाश व पुद्गल अस्तिकाय क्यों है? ठीक है, तो ये तो अस्तिकाय क्यों है वो बात आ गई। उसके बाद यहाँ ये बताया गया है, देखो इससे पहले वाली लाइन समझ लीजिए। एक अविभागी पुद्गल परमाणु, मतलब जो सबसे छोटा परमाणु जिसका और विभाग नहीं हो सकता है, वो परमाणु जितने आकाश को स्पर्श करता है उतने को प्रदेश कहते हैं। तो जो असंख्य प्रदेश है ना, ठीक है। धर्मास्तिकाय के या आकाश के लोकाकाश के असंख्य प्रदेश, हम्म, उसका जी। नाप यहाँ बता दिया गया कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने को स्पर्श करता है। अब दूसरी बात ये बताएगी कि ठीक। जीव ऐसे अनेक प्रदेशों को स्पर्श करता है।
इसलिए जीव का कायित्व सिद्ध होती, मतलब जीव भी प्रदेश का समूह है। काया का मतलब वही हो गया, प्रदेशों का समूह है। ठीक ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 8 में एक आया हुआ है, कंप रूप अवस्था को धारण करते हैं। कंप रूप यानी कंपन से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन प्रश्न 8 में, 3rd लाइन है, हाँ, षड कंप द्रव्यों रूप में अवस्था को भी धारण करते हैं। षट द्रव्यों में से जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य से प्रदेश से प्रदेशांतर तक में गमन करते हैं, और कंप रूप अवस्था को भी, हाँ, कंपन, प्रकंपन मतलब स्थिर नहीं हो पाते, कंपन करते हैं, वैसा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सर से एक पॉइंट तक हो जिज्ञासा गया था हमारा? अजीव तत्व में सरिता जी। हाँ सर, अजीब में सर 31 नंबर क्वेश्चन है। हम्म। सर उसमें जैसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, आकाश धर्म अधर्म और पुद्गल के प्रदेश माप में बराबर होते हैं। सर इसमें पुद्गल के प्रदेश सर धर्म अधर्म और आकाश के बराबर किस अपेक्षा से बताए गए हैं? देखिए, इस अपेक्षा से बताया गया है कि जो परमाणु है ना, वो परमाणु ही प्रदेश होता है पुद्गल में। हम्म और परमाणु का माप का आधार यही तो है ना, कि जो आकाश में जितना स्थान वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हमने एक हम्म आकाश प्रदेश कहा। हम्म। तो वही परमाणु तो प्रदेश बनता है पुद्गल में जाके भी। लेकिन जब सब हम प्रदेशों का सब माप करते हैं, तो इसे हम ऐसे समझा है ना कि धर्म अधर्म और आकाश के तो असंख्य प्रदेश है, और हम्म। पुद्गल के प्रदेश हम अनंत, मतलब अनंत प्रदेशी पुद्गल भी होते हैं। बिल्कुल। तो फिर इसमें फिर कैसे हम यहाँ पे इसका मिलान करेंगे सर? देखिए, मिलान इस तरह से करना है कि परमाणु रूप में जो पुद्गल है, वो जितना आकाश प्रदेश ऑक्यूपाई करता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्रदेश। अब वही परमाणु किसी पुद्गल में जब मतलब जुड़ जाता है, संलग्न हो जाता है, तो वह पुद्गल का प्रदेश बन गया। तो इस अपेक्षा से बराबर हो गया। अब बात रही संकुचन की, तो संकुचन मतलब वो सिकुड़ जाता है, विस्तारित हो जाता है, इस अपेक्षा से वो कम ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है। बट मूल तो प्रदेश का माप उस आधार पे ही लिया गया है, क्योंकि हमने पुद्गल के प्रदेश से ही आकाश प्रदेश को नापा है, पुद्गल के प्रदेश से ही हमने धर्मास्तिकाय के प्रदेश को नापा है, तो सब प्रदेश हाँ समान हो गए। हाँ, मतलब वो एक प्रदेश, एक पुद्गल का एक प्रदेश एक आकाश के प्रदेश को रोकता है। बस उसी का हाँ, माप के आधार पर इसके इसलिए वो सारे माप को लिया। माप लिया। सारे हम्म। को माप, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजीव पदार्थ चल रहा था, और कहां तक हुआ था पॉइंट? पॉइंट हमारा 48 हो गया था। ठीक है, तो 49 करते हैं। पुद्गल का उत्कृष्ट स्कंद संपूर्ण लोक प्रमाण होता है, और जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग, आई थिंक ये भी हो गया था, संपूर्ण लोक जितना था। उसके बाद अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में समा जाता है, और वही पुद्गल स्कंद विस्तृत होकर पूरे लोक में फैल जाता है, ये भी हो गया था। समष्टि रूप में पुद्गल 3 लोक में सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, 51 पॉइंट करते हैं। समुच्चय रूप में मतलब समुच्चय या समष्टि पर्यायवाची हो गया, रूप में पुद्गल 3 लोक में सर्वत्र व्याप्त है। 3 लोक का मतलब पहले तो समझ ले क्या होता है। लोक तो एक ही है ना, 3 लोक क्यों आया है? ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक की अपेक्षा से। तो तीनों ही लोक में मतलब कंप्लीट लोक हो क्या, और उसमें सर्वत्र मतलब हर जगह व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पुद्गल न हो। तो पुद्गल से खाली कोई जगह लोक में तो नहीं है। वे पुद्गल लोक में इधर उधर संचरण करते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो पुद्गल भी कहीं एक जगह रुक नहीं पाते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, हलचल होती रहती है, कंपन, मूवमेंट, ये सब उनका चलता रहता है। इन चारों ही भेदों की इन चारों ही भेदों की कम से कम स्थिति एक समय की, और अधिक से अधिक असंख्यात काल है। अब यहाँ पे स्थिति की बात की गई है। स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे कर्म की स्थिति होती है ना, उसका कालमान, वैसे ही इनका कालमान, मतलब कोई अगर स्कंद है तो कितने समय तक स्कंद रह सकता है, मिनिमम कितने समय, मैक्सिमम कितने समय। कोई अगर देश है तो वो देश कितने समय तक है, या परमाणु है तो कितने समय तक है। तो ये चारों जो भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, इन चारों की ही स्थिति यानी कि उनका कालमान, ड्यूरेशन, वो मिनिमम एक समय की और अधिक से अधिक असंख्य काल की है। पुद्गलों के ये परिणाम भाव, ये जो परिणाम है पुद्गलों के, ये भाव पुद्गल है, मतलब द्रव्य पुद्गल,
और भाव पुद्गल का यहाँ अंतर इस अपेक्षा से भी और हम समझ लेते हैं। तो जैसे इनकी स्थिति बदल जाती है, फिर अगेन उसका नया रूप आ गया, तो वो भाव पुद्गल हो गया। तो स्थिति के आधार पर कोई अगर 1 समय में है या 5 समय की है या 5 वर्ष की है, जितनी भी उसकी स्थिति रही, उस स्थिति के बाद असंख्य काल तक है मैक्सिमम। तो उस असंख्य काल में कोई भी काल आ सकता है। तो जैसे ही परिवर्तन हुआ, वो पर्याय बदला, तो फिर वो भाव पुद्गल। तो जो परिवर्तनशील है, वह भाव पुद्गल है। उसके आगे है 53 में, पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा है कि अनंत बिछुड़ते और परस्पर मिल जाते हैं। इसी कारण से पुद्गलों के भाव में अनंत पर्याय कहे गए हैं। क्योंकि है ना, पुद्गल क्या होता है कि आपस में मिलते बिखरते रहते हैं। कोई परमाणु किसी से निकल गया, वापस जुड़ गया, इस तरह से। सुशीला जी बोथरा, आप एक बार अपना वीडियो ऑन करिए ना, क्योंकि मैं आपको आज कम से कम 5 बार म्यूट कर चुका हूँ। आप तुरंत अनम्यूट कर लेते हैं, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं रुकते हैं। आप एक बार बताएंगे आप क्यों ऐसा करते हैं? एक बार आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, आपको स्वयं म्यूट रहना चाहिए। आप एक बार स्वयं म्यूट हो जाइए। सुशीला जी बोथरा को जानते हैं क्या? इनको किसी के क्षेत्र में हो? क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है। मैं हर बार सोचता हूँ कि शायद गलती से हो जाता होगा, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो आप तुरंत म्यूट हो जाइए। और मैं आपको अगर म्यूट कर भी दूँ, तो फिर से आप अनम्यूट ना करें प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्लास के दौरान। ठीक है, अभी तो म्यूट हैं आप। प्लीज़ आप अनम्यूट ना करें। कुछ पूछना है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। तो ये जो बिछुड़ने और परस्पर मिलने से क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ किसी से बिछुड़ गई, तो उसका पर्याय बदल गया। मान लीजिए पहले उसमें 200 पुद्गल थे, अब 2-3 पुद्गल भी अलग हो गए, तो अब 198 रह गए। तो ऐसे वो भाव पुद्गल ऐसे बार-बार बनते रहते हैं, अलग-अलग टाइप के। फिर वो पुद्गल किसी और में जाके मिल गए, वो परमाणु किसी और स्कंध में मिल गए, तो फिर उसका भाव बदल गया। तो ऐसे इनके बिछुड़ने और जुड़ने से बार-बार अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि पुद्गलों के भाव अनंत पर्याय के रूप में आ जाते हैं, और इसलिए भाव पुद्गल बहुत अधिक होते हैं। उसके बाद 54 में है, पुद्गल से जो वस्तुएं बनती है, वे सभी विनाश को प्राप्त हो जाती है। उनको भगवान ने भाव पुद्गल कहा है। द्रव्य पुद्गल तो ज्यों के त्यों रहते हैं। मतलब मूल जो परमाणु है, कोई एक परमाणु जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी रहेगी, वो तो मूल वैसा का वैसा है ही। लेकिन जब वो अलग-अलग पुद्गलों की ग्रुपिंग हो जाती है, तो उससे जो नए-नए पुद्गल बनते हैं, अलग-अलग कलर के, अलग-अलग शेप के, अलग-अलग स्थान पर, वो सब भाव पर्याय, वो सब भाव पुद्गल हैं। 8 कर्म और 5 शरीर अशाश्वत है, क्योंकि ये निष्पन्न हुए हैं। निष्पन्न होने का मतलब बनाए हैं, वो बने हुए हैं। जिसका निर्माण होता है ना, उसको कहते हैं निष्पन्न होना। तो ये 8 कर्म और 5 शरीर अशाश्वत है। ये परमानेंट नहीं है कि जैसे कोई ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो सदा ज्ञानावर्णीय है। अभी अभी समझो उसको लग गया, वहां से निकल के किसी और को लग जाएगा, उस तरह से नहीं है। ये तो सब पहले अकर्म होते हैं, फिर जब आत्मा से जुड़ते हैं तब कर्म बनते हैं। तो भाव पुद्गल के रूप में उस समय वो कर्म थे। बाद में पुनः जब निर्जरा हो जाती है, जड़ जाते हैं आत्मा से, तो फिर वो नॉर्मल पुद्गल रह गए। तो द्रव्य पुद्गल तो शाश्वत है, लेकिन भाव पुद्गल इस अपेक्षा से अशाश्वत है, क्योंकि ये निष्पन्न हुए, बनाए गए। तो कोई चीज बनेगी तो बनने से पहले तो वो थी नहीं, बनने के बाद वो बनी। तो इस अपेक्षा से भी जो अनादि और अनंत रहेगी, वही शाश्वत हो सकती है। उसके बाद आता है छाया, धूप, प्रभा, कांति। इन सबको भाव पुद्गल जाने। अब ये जो शब्द आए हैं यहाँ पर, ये पहले तो आप ये समझे कि ये सब पौद्गलिक है। जैसे छाया, किसी चीज की छाया पड़ती है, हमारी भी परछाई पड़ती है, वो छाया भी पुद्गल है। धूप भी पुद्गल है, प्रभा, कांति, ये सब भी भाव पुद्गल है। जो सामान्यतः हम इनको पुद्गल के रूप में शायद स्वीकार न कर पाए, इसलिए स्पेशली एग्जाम्पल दिया गया। इसी प्रकार से अंधकार और उद्योत, मतलब प्रकाश और अंधेरा, ये भी पुद्गल है। ऐसा नहीं कि वो बस जगह पे लाइट हो गई और जगह पे अंधेरा हो गया। वो एक्चुअली
पुद्गलिक होता है, अंधेरा भी पुद्गलिक है, अंधकार हुआ, काला-काला दिखता है, मतलब वो काले कलर के वहाँ परमाणु है फिजिकल। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल टाइप के पुद्गल है, जिसे भी हमें समझना होगा, ये सब भाव पुद्गल के स्वरूप हैं। हाँ, मधु जी। जय जिनेन्द्र सर, मेरे को सर एक बार द्रव्य पुद्गल एक बार एग्जाम्पल से बता दीजिए प्लीज। देखिए, कोई भी चीज जो बनी हुई आप देख रहे हैं ना, तो वो जिस रूप में, जैसा अभी ये रुमाल मेरे हाथ में है, तो ये रुमाल जो है वो तो भाव पुद्गल है, लेकिन रुमाल जिन पुद्गलों से बना है ना, वे परमाणु, वे पुद्गल, वो द्रव्य पुद्गल हैं। मतलब धागा, जो उसका धागा से बना है ना सर, धागा, रुमाल भी धागा। धागा का भी और बारीक लेना पड़ेगा एकदम, जो उसका मूल परमाणु होगा ना, धागा भी बहुत बड़ा हो गया, उसमें भी अनंत परमाणु है धागे में। तो जो अच्छा। एकदम सूक्ष्मता, देखो परमाणु जो होते हैं ना, वो तो हमारी आंख का विषय तो है नहीं, हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो जो सूक्ष्मतम होता है ना, मतलब जो मूल, इसमें जो भी मटेरियल, मूल मटेरियल है, अब वो मटेरियल अभी धागे के रूप में है या व्हाइट रुमाल के रूप में, कपड़े के रूप में, ये सब रूप तो उसका अभी वर्तमान रूप है, जिसको हम भाव पुद्गल कहते हैं। लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है ना, मूल रॉ मटेरियल, एकदम मूल, जो एकदम बेसिक होता है, मतलब परमाणु लेवल से आप सोचना शुरू करें, वो तो रहेगा, वो हाँ। शाश्वत है, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। ओ मैडम सर, क्लियर हो गया। हाँ, कामिनी जी। सर प्रभा और कांति का क्या मीनिंग हुआ? प्रभा और कांति भी कोई शाइनिंग जैसा ही कुछ लग रहा है, जैसे ना किसी में कोई एक चमक होती है ना, चमक, वो होती है कांति। और प्रभा को भी हम ऐसे ही समझे कि कोई एक प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश जो है ना, प्रकाश, वो उसको हम प्रभा कह सकते हैं। जैसे हमने टॉर्च चलाई, तो टॉर्च से जो लाइट निकली, वो हो गई प्रभा। और कांति का मतलब होता है चमक, जैसे हमने कपड़े को एकदम साफ धोया, धोने के बाद में उसमें एक चमक आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे कांति। तो ऐसे शाइनिंग से उसका मतलब है, ये सब उजाले से रिलेटेड है। धूप, प्रभा और कांति, ये तीनों ही उजाले से रिलेटेड है। और छाया, अंधकार, उद्योत भी अगेन शाइनिंग से संबंधित है। अंधकार और छाया, ये थोड़ा सा अंधेरा या डार्कनेस से संबंधित है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, बिमला जी। बिमला जी म्यूट है आप। वही बता रही थी, प्रभा का मतलब उजाला होता है। ठीक है। और कांति का मतलब ओज होता है, ओज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, लघु, गुरु, स्निग्ध और रुक्ष, ये चार स्पर्श, गोल, वृत्त आदि 5 संस्थान, कट, नगाड़ा और वस्त्र आदि, इन सबको भी भाव पुद्गल जाने। ठीक है, मतलब ये जो 4 स्पर्श है ना, वो मूल परमाणु में नहीं होते हैं। कौन से? लघु, गुरु, फिर भी उनको यहाँ लिया गया है। स्निग्ध, रुक्ष तो मानो बेसिक परमाणु में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि परमाणु और परमाणु के गुण, ये भी परमाणु, वो भी पुद्गल ही होंगे। पुद्गल और पुद्गल के गुण, जैसे जीव और जीव की अवस्थाएं, जीव के गुण, वो सब भी जीव ही थे। वैसे ही पुद्गल में न सिर्फ पुद्गल आएंगे, बल्कि उनकी गुण भी आ जाएंगे। उनके स्पर्श, वर्ण, गंध, रस आदि, ये सब भी पुद्गल ही समझने होंगे। उसके बाद घृत, गुड़ आदि 10 विकृतियां, भोजन आदि सर्व वस्तुएं, नाना प्रकार के शब्द, इन सबको भी भाव पुद्गल जाने। मतलब ये जितनी चीजें हमें आंखों से दिख रही है, वो तो है ही है भाव पुद्गल। पहले शुरू में वैसी बातें बताई गई जो सामान्यतः हम उसको पुद्गल के रूप में शायद एक्सेप्ट न कर पाए, तो उनको भी बता दिया गया। तो अब ये तो बहुत ईजी है, मतलब घी, गुड़ आदि, इनको पुद्गल मानने में क्या दिक्कत है? वो तो सामने दिख रही है, आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो सारे के सारे पुद्गल ही होते हैं। हाँ सरिता जी। सर जैसे यहाँ पे लघु, गुरु, स्निग्ध और रुक्ष को, ये चार स्पर्श को तो भाव पुद्गल माना है, तो फिर हम ये शीत और उष्ण को क्या हम द्रव्य पुद्गल मानेंगे फिर, क्योंकि वो मूल है इसीलिए। देखिए, ऐसे तो मूल में ही आता है, रुक्ष और स्निग्ध भी मूल में है। नहीं जैसे या सर तो हमने यहाँ एक पे बार पढ़ा मिसप्रिंट था है फिर। कि, नहीं सर एक बार जैसे मेरा कहीं पे एक बार कोई टीचर ने से पढ़ाया था कि शीत की बहुलता जब होती है तब वो रुक्ष बन जाता, स्निग्ध बन जाता है, ऐसे कुछ एक ऐसा प्रोसेस बताया नहीं, था देखिए उन्होंने। क्या होता है, रुक्ष और स्निग्ध,
ये बेसिक है, 4 स्पर्शों में ही आते हैं ना, जैसे हाँ, आते शीत और तो उष्ण हैं। है, हाँ, तो ये लेकिन तो सर जैसे बेसिक एक है। बार एक्चुअली या तो यहाँ पे हो सकता है कि लघु गुरु के साथ में बाकी के 2 स्पर्श देने चाहिए थे, वो भाव पुद्गल है हो एक्चुअली। सकता मुझे यहाँ हाँ, मिसप्रिंट ही लग रही है, क्योंकि रुक्ष और स्निग्ध तो द्रव्य पुद्गल में ही आने चाहिए। अच्छा। बाकी के 2 कौन से हैं? मृदु और गुरु, मृदु और हाँ, कर्कश। मृदु और कर्कश जो है ना, वो भाव पुद्गल आने चाहिए। ये स्पेलिंग मिस्टेक ही लग रही, कोई और बुक में एक बार चेक कर लें। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद 59 पॉइंट में आ रहा है, सैकड़ों मन पुद्गल जल गए, मतलब कितने ही पुद्गल जल चुके हैं, लेकिन द्रव्य पुद्गल कभी भी जरा भी नहीं जला, क्योंकि वो तो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उत्पन्न और विनिष्ट होने वाला भाव पुद्गल है, जो उत्पन्न हो और विनाश को प्राप्त हो, वो सब भाव पुद्गल है। द्रव्य पुद्गल तो शाश्वत है। सैकड़ों मन पुद्गल उत्पन्न हुए, परंतु द्रव्य पुद्गल किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ। अभी उत्पन्न की बात आ गई कि कितने ही पुद्गल उत्पन्न हुए, लेकिन जो उत्पन्न हो रहे वैसा भाव पुद्गल है, द्रव्य पुद्गल उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार से विनाश के संबंध में भी कितने ही पुद्गल विनाश को प्राप्त हुए, लेकिन द्रव्य पुद्गल का विनाश कभी नहीं होगा। 61 पॉइंट है, द्रव्य का 3 ही काल में कभी विनाश नहीं होता। जो उत्पन्न और विनिष्ट होते हैं वे भाव है, वे पुद्गल के पर्याय है। 62 नंबर उत्तराध्ययन सूत्र का रेफरेंस है, 36वां अध्ययन। उसमें द्रव्य और भाव के न्याय से पुद्गल को शाश्वत और अशाश्वत कहा गया है, इसमें कोई शंका न करें। और इसके साथ ये ढाल कंप्लीट होती है। इस ढाल की डेट, प्लेस आदि सब दिया गया है, कब लिखी गई थी, तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक ढाल लिखने में आचार्य भिक्षु ने कितना समय लगाया होगा। जैसे जीव की जो ढाल थी ना, उसकी डेट कंपेयर करें अजीव की ढाल से, दोनों की डेट आई हुई है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि लगभग इतने दिन, 20, 22, 25 दिन एक ढाल में उतना समय भी लगा होगा। अब ये आवश्यक नहीं कि हो सकता है बीच में 10 दिन लिखा ही ना हो, या एक दिन में ही रेडी हो गई हो, ये अलग बात है। लेकिन इतना क्विकली भी नहीं है कि भाई एक दिन में वो ढाल लिखी, अगले दिन दूसरी ढाल रेडी हो गई। तो बहुत सोच समझ के, विचार पूर्वक ये ढाल लिखी गई है। मधु जी। सर मेरे में तो अजीब का ही टाइम और ड्यूरेशन, मतलब साल। नहीं, जीव का तो जीव नहीं। पदार्थ वाला जो चैप्टर था ना, उसके लास्ट पैराग्राफ अच्छा में देखिए, उसमें, वहां मिलेगा। उसमें हाँ। अच्छा ठीक, थैंक यू। ठीक है, कुसुम जी। सर ये यहाँ पर दिया है सैकड़ों मन पुद्गल उत्पन्न हुए, तो इसका मतलब क्या सर? सैकड़ों मन का मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, मन बोलते हैं शायद 40 किलो या 20 किलो का एक माप होता है मन। मन, तो हाँ। तो उतना क्वांटिटी में पुद्गल उत्पन्न हुए हैं। जैसे आज हम अच्छा। कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, कि मान लीजिए कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो कितने टी शर्ट रोज बन रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो सैकड़ों मन पुद्गल उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब भाव पुद्गल है। मतलब जैसे किलो टी शर्ट किलो बनाना, वजन। कपड़े बनाना, ये सब कपड़ा जो है वो भाव पुद्गल है। वजन मतलब वजन के हिसाब से बोला, मन वो मतलब एक सवा मन। एक माप दे दिया कोई चीज को बताने के लिए भी, कितना ही, मतलब इसलिए मैं कितना ही शब्द बोल रहा हूँ, सैकड़ों मन। सैकड़ों मन का मतलब कितना किलो, कितना क्विंटल, ऐसे। ओके सर। जो मारवाड़ी में मण बोलते हैं, मण। ये ना 20 या 40 किलो का माप होता है। कहीं कहीं पर इसको 40 किलो इक्वल टू 1 मन माना जाता है, और कहीं पर 20 किलो का एक मण होता है। मण होता है ये शब्द। यहाँ पर शायद मन लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट किया ना तो मन कर दिया। और कोई जिज्ञासा अजीव पदार्थ से संबंधित? 2 दिन से मैंने ये कहा भी था कि जीव पदार्थ अजीव पदार्थ के प्रश्नों को गो थ्रू कर ले। आज काफी जिज्ञासाएं रखी भी गई थी, रेखा जी ने प्रारंभ में ही कुछ प्रश्न पूछ लिए थे। और भी कोई जिज्ञासा अगर रह गई हो तो अभी पूछ सकते हैं। तो देखिए, मूल बात जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ में जो हमने समझी, उसका एक स्वरूप समझा। उसमें 2 बातें मेन आई है, द्रव्य जीव, भाव जीव, और इसी प्रकार से द्रव्य पुद्गल, भाव पुद्गल। ऐसे अजीव में हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा था। पहले धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश को पढ़ लिया। उसके बाद काल की बात भी आई। काल में बहुत सारी
अलग अलग काल के माप भी आए, डिफरेंट डिफरेंट प्रहर आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हमने नए नए भी सीखे, कुछ पुराने परिचित शब्द भी थे। उसके बाद पुद्गल के बारे में काफी विस्तार से था, और मूल बात जो पुद्गल में मुझे लगी वो द्रव्य और भाव पुद्गल को समझाने का सबसे अधिक उसमें फोकस लग रहा है। तो हम बस इस बात को पकड़ें कि द्रव्य क्या होता है, भाव क्या होता है। ये दो शब्द अगर हमने अच्छे से समझ लिए ना, तो इसका उपयोग कई जगह पर होता है, जैसे द्रव्य पूजा, भाव पूजा, द्रव्य साधु, भाव साधु, द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा। तो द्रव्य का मतलब होता है ओरिजिनल। अब एक एक चीज जो इस ढाल से हमें और समझ में है कि द्रव्य मतलब शाश्वत। हालांकि सब जगह द्रव्य शाश्वत में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे बोल सकते हैं जो फिजिकल हो, जो एक्चुअल हो, जो रियल हो, जो हमेशा रहती है, वो द्रव्य रूप में होती है। तो अधिकांश जगह पर द्रव्य शब्द में शाश्वतता भी सामने आ जाती है। और भाव जब आता है तो भाव मानो अशाश्वत है, वर्तमान स्वरूप है। तो वर्तमान स्वरूप या कोई एक पर्टिकुलर अवस्था या पर्याय, तो भाव को पर्याय से समझे, द्रव्य को गुण से समझे। द्रव्य परमानेंट होता है, भाव टेम्पररी होता है। द्रव्य मूल चीज है और भाव उसका एक्चुअल आउटपुट रूप है। तो कभी कभी भाव की अधिक प्रधानता हो जाती है, कभी द्रव्य की प्रधानता हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें द्रव्य साधु और भाव साधु, तो हमें दिमाग में आएगा हाँ भाव साधु का ज्यादा महत्व है। लेकिन ओरिजिनल अभी आत्मा की बात करें तो द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा, तो मानो ऐसा लगता है नहीं द्रव्य आत्मा मूल आत्मा है, भाव आत्मा तो ठीक है अवस्था ये तो बदल जाएगी। लेकिन भाव साधु के रूप में तो ऐसा लगता है कि नहीं, मेन तो साधु तो भाव साधु को ही साधु कहेंगे, बाकी तो द्रव्य साधु तो मानो कोई प्ले में साधु का कपड़े पहन ले तो भी वो द्रव्य साधु बन गया। तो इंपॉर्टेंस भाव की ही अधिक होती है, लेकिन मूल चीज द्रव्य है। तो ऐसे द्रव्य और भाव शब्दों का अलग अलग स्थानों पर क्या अर्थ निकलना चाहिए, ये समझ में हमें आनी चाहिए, ताकि आगे भी हम और भी कोई स्वाध्याय करें तो ये तो बहुत कॉमन शब्द है, कहीं भी प्रयुक्त हो तो हम उसका अर्थ आसानी से निकाल सकें, उसका एक डेरिवेशन हमें समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर बार हमें द्रव्य के साथ में जो शब्द जुड़ रहा है उसका पूरा अर्थ फिर से समझना पड़े। उससे हम एक अनुमान लगा सके, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी समझ हमारी हो जाए कि द्रव्य शब्द लगा तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, भाव लगा तो क्या हो सकता है। हाँ मधु जी। सर, द्रव्य साधु और भाव साधु को हम कैसे पहचान पाएंगे? जैसे किस संप्रदाय के अनुसार है, हम अपने संप्रदाय से समझ रहे हैं कि हाँ हमारे साधु शुद्ध हैं, ये भाव भाव क्रिया हुई। तो सर संप्रदाय के अनुसार सब तो अपने देखो अपने दो, साधु को। देखो यहाँ पे ना दो अलग अलग बातें मधु जी। एक तो हम कैसे समझ पाएंगे वो एक बात है, और किसे कहते हैं वो एक बात है। तो किसे कहते हैं ये तो आपको पता चल गया, ये तो आप समझ गए किसे कहते हैं, कि साधु का वेश है, द्रव्य साधु है जो साधुत्व का पालन करे, मतलब 5 महाव्रत का पालन करे, सावध्य क्रियाओं के जिसके त्याग हो, ये भाव साधु हो गए। तो समझ तो हमें आ गया, अब कैसे समझेंगे उसके लिए हमें केवल ज्ञान चाहिए। किसे कहते हैं वो तो हमने समझ लिया ना, समझिए बाकी तो हम अपने ज्ञान से कैसे समझेंगे, उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। हमारे सर। हाँ सरिता जी। सर यहाँ पे अजीब जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो अभी रेखा जी ने एक प्रश्न किया था, 8 से कम रूप अवस्था को प्राप्त धारण करते हैं। कम रूप अवस्था को, अजीब, हाँ। हाँ सर, उसके बाद एक जो लाइन आई है ना कि जीव द्रव्य पुद्गल का निमित्त पाकर क्रियान्वित होते हैं। सर जो जीव है द्रव्य पुद्गल का निमित्त पाकर, द्रव्य पुद्गल यानी परमाणु, तो जो हमारे जो आकाश में जो भी परमाणु है उनके सहारे वो मूवमेंट करते हैं। नहीं, क्रियान्वित का मतलब क्या हो रहा है, जैसे है ना जीव को 8 प्रकार की वर्गणाओं की आवश्यकता होती है, ये सब वर्गणाएं द्रव्य पुद्गल है। हाँ मूल जो वर्गणा है वो तो द्रव्य पुद्गल है, बाद में उसमें जो चीज जैसा चाहिए वैसा रूप बन जाता है। जैसे मन का विचार है तो उससे द्रव्य मन बन गया, और अच्छा। कोई श्वास लेनी है तो श्वासोच्छ्वास बन जाएगा, बोलना है तो शब्द बन जाएगा। तो वो क्रियान्वित करने का मतलब यही हो रहा है कि जीव अपना कार्य चलाने के लिए इन द्रव्य पुद्गलों का एक तरह से सहारा लेता है, और उसके निमित्त से ही वो अपनी एक्टिविटीज कर पाता है। क्रियान्वित मतलब यहाँ पे चलना, मूवमेंट करना नहीं हुआ, यहाँ पर ना अपनी नहीं, एक्टिविटी करना क्रियान्वित हुआ, का मतलब क्रिया करना होगा ना, क्रिया तो प्रवृत्ति रूप हो गया, कोई भी क्रिया हो सकती प्रवृत्ति है, चलना करना। ही जरूरी नहीं है। अच्छा। ओ, और यहाँ पे जो है कि पुद्गल यहाँ स्कंद देखिए नीचे काल इसके आगे शब्द क्या है, सक्रिय कहा गया है। तो हाँ सक्रिय इसको का मतलब इसलिए क्रिया इनको। करना, क्रिया का मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कैसे करते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति। वो सब में हम्म। हमें कोई ना कोई वर्गणा के निमित्त चाहिए, पुद्गल वर्गणा चाहिए, वो सब द्रव्य पुद्गल है। अच्छा ठीक है। और सर यहाँ पे जो पुद्गल स्कंद काल द्रव्य के निमित्त से क्रियान्वित होता है,
इसके नीचे नेक्स्ट लाइन ये ना, पुद्गल स्कंद काल द्रव्य के निमित्त से क्रियान्वित होता है। तो जो काल उसमें जो परिवर्तन लाता है, जैसे एक समय बीता जो परिवर्तन आए, वही चीज है यहाँ पे। हाँ वही बात है, बस वर्तन से ही एक तरह से ये उसमें पुद्गल परिवर्तन आ स्कंद, जाता है। हाँ वो उनकी जो एक्टिविटी क्रिया हो रही है उसका जो कंपन, गमनागमन, इधर उधर जाना, ये सब समय समय सापेक्ष है। ओके सर। हाँ संजू जी। सर जैसे अभी आपने सक्रिय का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति बताई, तो हम्म इसमें ही आगे की लाइन है, निष्क्रिय निष्क्रिय का अर्थ है गति का अभाव। हम्म तो इसका देखिए मीनिंग। यहाँ जो है ना, यहाँ सक्रियता, ये जो प्रश्न है ना, द्रव्य में कितने द्रव्य सक्रिय और कितने निष्क्रिय है। तो अगर हम जीव की बात करें ना, तो जीव की क्रिया तो प्रवृत्ति या योग से होती है, क्योंकि अयोग अवस्था में जीव कोई क्रिया नहीं करता, अक्रिय हो जाता है। जीव की सक्रियता कब तक है? जब तक कि वह योग है। अब कोई अजीव वस्तु भी क्रिया कर सकती है, तो उसमें बताया गया है कि भाई पुद्गल सक्रिय होते हैं, क्योंकि पुद्गल में जो भी क्रियाएं हो रही है, अब वो गमनागमन करते हैं, वो भी उनकी क्रिया है। उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिणमन हो जाता है, वह भी उसकी क्रिया है। कोई किसी पुद्गल का रूप बदल जाए, मान लीजिए वहीं का वहीं है, फिर भी कोई रूप बदल गया, पड़े पड़े कोई चीज है ना, पीली पड़ जाती है। जैसे हमने कोई कपड़ा लिया और उसको अलमारी में रख दिया, उसको पहना ही नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, या 6 साल बाद में उसका कलर अपना आप चेंज हो जाएगा। तो वो क्रिया उसमें हो रही है, कुछ ना कुछ परिणमन हो रहा है। तो उस तरीके से वो सक्रिय में वो सब शामिल हो जाती, कोई भी क्रिया हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अक्रिय की बात की गई ना यहाँ पर, उसमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको अक्रिय बताया गया, क्योंकि इनमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल निमित्त बन रहे हैं। तो मूल जो क्रिया होती है ना, वो जीव और पुद्गल में ही होती है, इसलिए उनको सक्रिय कहा जाता है, बाकी चार को अक्रिय कहा जाता है। जीव से विमुक्त होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वो एक स्थान पे स्थगित रहते हैं, फिर उनपे कुछ भी हलन चलन कंपन। मतलब देखो, आकाश में तो कोई परिणमन भी उस रूप में तो नहीं हो रहा है ना, मतलब हम इसके पर्याय भी कैसे गिनते हैं? आकाश के पर्याय या धर्मास्तिका आदि के पर्याय का आधार भी जीव पुद्गल की गति ही है, उनमें खुद में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। मूल अगर हम ये देखें कि आकाश के प्रदेश कोई इधर से उधर चले जाएं, या ये प्रदेश आके इसमें जुड़ गया, या उस प्रदेश में कोई कलर बदल गया, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो उनमें कोई सेल्फ परिणमन नहीं हो रहा है। अन्य चीजें उनके साथ जो हो रही है ना, मतलब एक तो जैसे मान लीजिए कोई होटल है, अब उस होटल में कोई चेंजेस करे, भी रूम के अंदर हमने पेंट करवाया, तब तो वो उसका होटल का सेल्फ परिणमन हुआ। और एक उसमें कोई आके गेस्ट रुके, आज ये गेस्ट रुके, कल वो आके रुके, तो होटल में थोड़ी कोई चेंज हुआ, उसके अंदर आने वाले व्यक्ति बदल रहे हैं बस। तो वैसे ही ये चार पदार्थ स्वयं कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये केवल जीव अजीव की क्रियाओं के सापेक्षता से उनके पर्याय को भी माना गया है। बाकी तो मूल क्रिया तो जीव और पुद्गल ही करते हैं। तो गति क्या जल्दी समझ में आ जाती है हमें, इधर से उधर जा रहा है मतलब क्रिया हो रही है, बट गति तो है ही है, मेन गति में तो क्रिया हो ही रही है, बट गति के बिना भी क्रिया हो सकती है। ठीक है, और कोई सर प्रश्न है सरिता जी? हाँ सर, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है सर, वापिस एक वही, कि जैसे क्रियान्वित होना और गति करना सर दोनों अलग अलग चीजें होगी। जैसे जीव गति करता है, जैसे जीव हम बोलते हैं कि 6 द्रव्यों में गतिशील पदार्थ जीव और पुद्गल ही है। तो यहाँ पे जो गति करना और क्रियान्वित होना दोनों अलग अलग हम प्रोसेस समझे। गति करना मतलब मूवमेंट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और बिल्कुल। क्रियान्वित मतलब जैसे आपने भी समझाया कि उसमें जो क्रिया हो रही है वो जो सक्रिय बन रहा है। तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे दोनों देखिए सर। इसमें क्या है ना, गति हो रही है मतलब क्रिया तो पक्का होगी होगी। ठीक है, स्थिर अवस्था में भी क्रिया हो सकती है। जैसे अब अधर्मास्तिकाय का जो रोल है ना स्थिर करना, तो इसका मतलब स्थिर भी तो होती है। तो जिस समय वो स्थिर हो गए, क्या वो निष्क्रिय हो गए? निष्क्रिय नहीं होते फिर भी। पुद्गल भी कुछ समय के लिए, एक समय, 5 समय, कुछ समय के लिए अगर स्थिर भी हो गए, तब भी वो क्रिया तो उसमें हो रही है, परिणमन होता रहता है। और वैसे देखा जाए ना, तो सूक्ष्म गति तो इनमें होती है, मतलब एकदम स्थिरता बहुत मुश्किल होती है। चंचलता स्वाभाविक है, 13वें गुण स्थान तक जीवों में भी चंचलता होती है। तो वो इतनी सूक्ष्म गति है, अब कोई आदमी एकदम से मान लीजिए स्थिर अवस्था में ध्यान करने बैठ जाए, तब भी उसका कंपन होता है, बहुत सूक्ष्म कंपन होता है, हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे सूक्ष्म गति तो होती है, लेकिन हम व्यवहार रूप में, एक मोटे स्थूल रूप में अगर हम समझें, तो एक तो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसे हम सिंपल गति का रूप दे देंगे व्यवहार में। तो
तो वहां तो क्रिया हो ही गई, लेकिन कोई निष्क्रिय भी बैठा बैठा भी क्रिया कर रहा है। अब कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा है तो भी क्रिया कर रहा है। कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, अब हमने उसको हिलाया ही नहीं, अलमारी लॉक पड़ी हुई है, अब उसमें भी सूक्ष्म कंपन हो सकता है, सूक्ष्म गति वहां भी पुद्गलों में हो सकती है, और वो परिणमन, लेकिन व्यवहार में तो हम बोलेंगे ना वो तो स्थिर है, वो कहाँ गति कर रहा है। तो लॉक एंड की में पड़ी हुई कोई चीज भी, कोई कपड़ा है, कोई गोल्ड है, कोई चांदी है, वो भी काली पड़ जाती है, उसका कलर बदल जाता है, तो परिणमन तो हो रहा है। तो वहां वो सक्रियता तो कहलाएगी, लेकिन उसको गति हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये पुस्तक अपनी कंप्लीट होती है, नव पदार्थ में जीव अजीव पुस्तक। अब हमें अमृत कलश भाग 3 प्रारंभ करना है। आज हालांकि क्लास काफी लेट शुरू हुई है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि समय बहुत अधिक भी नहीं है, तो हम क्यों न ये क्लास अगले क्लास से ही शुरू करते हैं। तो अमृत कलश भाग 3 में जो भी अपने सिलेबस में है वो पोर्शन आप थोड़ा सा पढ़ के भी आए, कल की क्लास से हम उसे कुछ प्रारंभ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई जिज्ञासा अगर है तो अभी पूछ सकते हैं, समय तो है अभी हमारे पास। और कोई जिज्ञासा न हो तो फिर हम आज मीटिंग को थोड़ा शॉर्ट करके एंड कर देते हैं। हाँ मधु जी। सर पढ़े नहीं है इसलिए जिज्ञासा नहीं है, अब पढ़ लेंगे तो सर बीच में आपको थोड़ा सा टाइम होगा तो बता दीजिएगा सर। हाँ वो आप पढ़ने पूछ का सकते हैं, मैंने टाइम। कहा था ना अभी नहीं पढ़ पाए, किसी और ने भी, ममता जी ने भी शायद यहाँ, और किसी ने भी कहा था कि अभी नहीं पढ़ पाएंगे तो बाद में पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप पूछ सकते हैं। तो कभी हाँ समझो मैडम। अपना अगला पोर्शन चल रहा तब भी पूछ ले, या फिर ये पूरा भी हो जाए सिलेबस तो अलग से पूछ लेना फिर। ठीक है सर, थैंक यू। शकुंतला जी। हाँ सर, जिज्ञासा नहीं जय जिनेन्द्र, वो कल का एक क्वेश्चन था ना, वो मैंने भेजा था व्हाट्सएप पर मैसेज, अपना से निकाल के भेजे थे, तो अच्छा, तो वो अभी एक इस टॉपिक पे कुछ नहीं है ना, जीव अजीव से संबंधित नहीं है ना कुछ। संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्लास को मैं यही एंड करता हूँ। विनीता जी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या, हैंड रेज किया है? विनीता जी नाहटा, आप म्यूट है। जय जिनेन्द्र सर, हाँ ये बोलिए। 55 पेज पर है, धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश है, वह सब जब, लास्ट में 2 लाइन है, वह सब जब कृष्ण प्रतिपूर्ण निशेष एक ग्रहण ग्रहित होते हैं तब वे धर्मास्तिकाय कहलाते हैं। हाँ या, मतलब क्या है, समझ में नहीं आया इसको। ओके, तो अब है ना, धर्मास्तिकाय जो है उसके प्रदेशों की संख्या तो बता दी गई, असंख्य हैं। हाँ। अब उसके साथ में जो 2-3 शब्द आए हैं वे सब कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निशेष, एक ग्रहण ग्रहित होते हैं, तब से धर्मास्तिकाय कहलाते हैं। मतलब ये जो प्रदेश है ना ये सब साथ में है, तो जैसे ही ये एक साथ जुड़ गए, अब कोई बचा नहीं, जितने हैं पूरे असंख्य, पूरे एक भी प्रदेश बाकी नहीं, तो निशेष आ गया। प्रतिपूर्ण मतलब कंप्लीट है। कृष्ण, कृष्ण शब्द एक बार कोई गूगल कर लीजिए, यहाँ पर किस अपेक्षा से है समझ लेते हैं। नीचे तो दिया हुआ पूरा, है। पूरा मतलब पूरे के लिए आए तो ठीक है, जब कंप्लीट है, प्रतिपूर्ण है, कोई बाकी नहीं बचा है, एक ग्रहण ग्रहित मतलब पूरी तरह से उसको एक साथ ग्रहण किया जा सके, तब वो धर्मास्तिकाय कहलाएगा। मतलब जितने असंख्य प्रदेश है ना, वे पूरे के पूरे एक भी कम नहीं, सबको साथ में अगर कहेंगे तो वो धर्मास्तिकाय कहलाएगा। थैंक यू सर। हाँ संजू जी। सर एक है ना 80 नंबर पेज पे है, 40 नंबर क्वेश्चन की आंसर में लाइन है लास्ट में, ठाणम सूत्र में कहा है कि वह अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य है, अग्रहण्य है, और एक शब्द अनरिद्य है, इसका क्या मतलब? एक मिनट, 80 कहाँ नंबर, है ये? 80 नंबर पेज पे कौन से पैराग्राफ में है? 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर में। नहीं वो तो समझ गया मैं, पैराग्राफ इसमें 4-5 है ना 80 नंबर पेज पे तो। हाँ, लास्ट लास्ट में है एकदम, पुद्गल के 4 बतलाए गए, उसी में एक लाइन है, ठाणम सूत्र में कहा गया है। ठाणम सूत्र में कहा गया है, हाँ।
अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, अदाह्य, अग्रह्य, अनरिद्ध और अमध्य, अप्रदेशी और अविभाज्य। तो ये परमाणु के बारे में कहा गया है। परमाणु को छेदा नहीं जा सकता है, भेदा नहीं जा सकता है, दाह्य मतलब जलाया नहीं जा सकता है। और इसके अलावा ये जो अग्रह्य और अनरिद्ध, अनरिद्ध का मतलब आधा नहीं किया जा सकता है। अग्रह्य का शब्द एक बार देखना पड़ेगा। अमध्य का मतलब उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। अप्रदेशी मतलब उसका और प्रदेश नहीं किया जा सकता और उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अग्रह्य का शायद ग्रहण करने योग्य नहीं है, मतलब परमाणु इतना सूक्ष्म है कि उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते, ये अर्थ हो सकता है, बट फिर भी एक बार गूगल कर लें। बट इसका मूल मतलब वही हो गया कि परमाणु का जो प्रॉपर्टीज है ना, उससे ये समझ में आता है कि ये स्मॉलेस्ट है, बस इससे और छोटा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है किसी की? विनीता जी आपका हैंड रेज है अभी भी, और कोई बात? नहीं सर। सुमित्रा जी हैंड लोअर कर दीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये संस्थान के तो जैसे हम लोग ने 5 प्रकार पढ़े हैं, तो इसमें ये 7 दिए हुए हैं कैसे? कहाँ दिया हुआ है? पहले आप रेफरेंस बता दीजिए, प्रश्न संख्या पेज दी। नंबर 78 में, अजीब पेपर, क्वेश्चन नंबर 39 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 78। हाँ, इसमें क्या पॉइंट है? इसमें जैसे संस्थान के 7 प्रकार दिए गए हैं। ओके, हाँ, तो हम लोगों ने तो जैसे 5 ही पढ़े हैं ना, वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, चतुष्कोण, हाँ आयत। ऐसे 5 भी होते हैं, लेकिन इसमें आगे लिखा है ना, देखो सूत्रों में संस्थान के 5, 6 और 7 प्रकार बताए गए। तो अभी देखो कहीं कहीं अलग अलग मिलते हैं, तो जहाँ 7 भेद आते हैं ना, वहां पे 2 और क्या जुड़ गए? दीर्घ और ह्रस्व। हाँ, तो इसका मतलब ये रस्व का 2 नंबर का मीनिंग ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। छोटा। अच्छा, सुमन जी। सर ये क्षयोपसम भाव को व्यवहारिक भाषा से मतलब एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग समझ सके वैसे समझाएंगे सर। जैसे क्षयोपसम भाव हमारे में हर समय बना रहता है क्या? इसकी क्या है, इसमें अगर ये रहता है उस समय क्या क्या होता है? नहीं, ये कौन सा प्रश्न क्या है पहले? ये जीव से 36 नंबर क्वेश्चन है। भाव हाँ, किसे कहते हैं वाले उससे सर? हाँ, क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं? हाँ, देखिए, इसमें जो बताया गया ना, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी और अंतराई, ये जो 4 घाती कर्म है, इनकी हल्केपन से जीव की जो अवस्था होती है वो क्षयोपशमिक भाव है। मतलब ये कर्म जब हल्के पड़ते हैं तो उससे जीव की अवस्था जो होगी ना, उसको कहेंगे क्षयोपशमिक भाव। तो कर्मों का हल्कापन मतलब आत्मशुद्धि, तो आत्मा शुद्ध हुई आंशिक रूप से, उससे जो जीव की अवस्था बनती, तो जीव का अवस्था होगी वो क्षयोपशमिक भाव। यानी कि जीव के लिए पॉजिटिव बात है कि क्षयोपशम हुआ है, कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, तो उन्हें क्षयोपशमिक भाव मिलता है, और वो एक पॉजिटिव अवस्था है, सकारात्मक भूमिका है। तो ये हर समय बदल जाती है सर? जैसे अभी हल्केपन में है, फिर वो वापस से तीव्र आ गए उदय में, हाँ वैसे? बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, कर्म, जैसे अभी ज्ञानावर्णी की बात करें, अब हम कभी कोई स्वाध्याय करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, जब तक हम पढ़ते हैं ना तब तक हमें सब समझ में भी आता है। अब जैसे अभी क्लास चल रही है, क्लास में सुन रहे हैं, तब तक हमें सब ध्यान में आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अब मान लीजिए 2 दिन तक आप वापस को किताब को हाथ में ही नहीं लेंगे, तो 2 दिन बाद क्या उतना याद रह पाएगा जितना अभी है? तो नहीं। तो अब क्या हुआ, मतलब हमारा कुछ तो क्षयोपशम हुआ, मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म हल्का तो पड़ा था उस समय, तभी हम समझ पा रहे थे, लेकिन बाद में फिर से वो कर्म उसमें लगते गए, हम दूसरे काम में लग गए, फिर ज्ञानावर्णीय कर्म लगना शुरू हो गए, उदय आने लग गया, उसके उदय से फिर से हमारा ज्ञान थोड़ा कम पड़ गया। तो ऐसे ज्ञान में एक एग्जाम्पल हमने ज्ञान का लिया, तो ज्ञान में उदय और क्षयोपशम दोनों चलते रहते हैं। मतलब उदय का मतलब हो गया कि हमारा ज्ञान कम होना, और क्षयोपशम का मतलब होता है ज्ञान बढ़ना, मतलब आत्मा की अच्छी उज्जवलता जो आती है ना, वो क्षयोपशम से आती है। तो ये क्षयोपशम उदय चलते रहते हैं, जब उदय बढ़ता है क्षयोपशम कम होता है, क्षयोपशम बढ़ता है तो उदय कम होता है। तो ये निरंतर होने वाली प्रोसेस है। ऐसे तो उदय और क्षयोपशम, जैसे ज्ञानावर्णी की बात करें तो कितने गुण स्थानों तक रहता है? ज्ञानावर्णी 12वें तक सर। 1 से 12 तक। तो हाँ, 1 इतने से गुण 12। स्थानों में उदय और क्षयोपशम दोनों रहता है, उदय का भी यही है और क्षयोपशम का भी वही है।
तो अब बस यही बात है कि कब उदय अधिक हो जाएगा और कब क्षयोपशम अधिक हो जाएगा। अच्छा, ये निरंतर तरतम तो बदलता हमारा रहता है। चलता रहता है। अच्छा सर, ये उदय के साथ वेदन और क्षय लिखा है, तो क्षय क्या होगा सर? जो कर्म आ गए उदय में वो हमने भोग लिए, खत्म हो गए, वो क्षय? कहाँ पर आए ये? क्या है, क्षयोपस्मिक भाव में प्रतिक्षण कर्म का उदय, वेदन और क्षय होता रहता है। तो वेदन का मतलब क्या, उदय किया ना उसके बाद में हमने उसको वेद लिया, मतलब उसको हमने भोग लिया, भोगना, वेदन। अच्छा, ओ, उसके बाद वो निर्जरित हो और गए तो फिर क्षय क्षय हो जाता है। होगा। जैसे उदय होगा उसको सबसे पहले हम वेदेंगे और फिर क्षय हो जाएगा। जैसे आम, आम उदय हुआ तो आम को खाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। तो आम का ठीक। उगना मतलब आम खाने योग्य हम्म बनना, वो हो गया उदय। हम्म। पक गया तो पेड़ से नीचे गिर गया, अब उसको खाया तो हमने उसको भोग लिया और फिर अच्छा, खत्म हो गया। तो ऐसे ही कर्म जब उदय में आते हैं तो उदय में आते ही हम उसकी वेदन करते हैं और वेदन के साथ ही वो क्षय हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सरिता जी। सर ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे ना अजीत के, सर इसमें 58 पॉइंट्स में सर लिखा हुआ है ना, घृत गुड़ आदि 10 विकृतियां। एक मिनट, सर कौन सा पॉइंट है? विकृतियां, सर ये 58 नंबर पॉइंट है जो हमने अजीब का पढ़े थे ना, पॉइंट्स स्टार्टिंग वाले 2A वाले हाँ पॉइंट्स। हाँ, ढाल का जो पार्ट है 58 नंबर। हाँ ढाल वाला पार्ट है, हाँ उसमें 58 पॉइंट में देखिए, घृत गुड़ आदि 10 विकृतियां। सर विकृतियां तो हमने उस दिन 9 ही समझी थी ना, 6 विजय और फिर उसके बाद में महाविजय। अच्छा देखिए, हाँ ठीक एक है चीज ना। और मैं बताऊं, ये क्या होता है ना, आगमों भी अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग आती है। ठाणम के अंदर 10 विकृतियों का उल्लेख है। उन अच्छा 10 विकृतियों में ये सब चीजें भी आ जाती है, मद्य, मांस मतलब शराब, मधु मत, हाँ नॉनवेज और शहद और मक्खन, ये 4 चीजें और जुड़ मक्खन। जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है सर, शायद वो मेरे को नोट नोट तो मतलब समझ जो में आ गया, महाविजय है ना उसको भी उन्होंने साथ में ही ले लिया, वैसा समझ लें। ले लिया। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो अब और कोई जिज्ञासा नहीं है तो इस क्लास को यही एंड करते हैं, और कल से हम जो अपनी बची हुई एक पुस्तक अमृत कलश भाग 3, उसमें कौन सा है थोकड़ा, क्या नाम है? छठा और सातवां लेसन है सर। खंड खंड। छठा और छठा और सातवां। सातवां चषक, चषक। और छठा उसमें सातवां कप चषक में जो नून। भी अपना सिलेबस होगा वो हम कल से प्रारंभ करवाने का भाव रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।